सभी बच्चों को सर्वेश केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हमको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है। इसका मतलब है छद्म एकाण्विक अभिक्रियाएं। छद्म एकाण्विक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, पहले आप उसकी परिभाषा समझ लें, इसके बाद आप जो विजुअल देखेंगे उससे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन के अनुसार होता है वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी अर्थात आणविकता एक से अधिक होती है छद्म एकाण्विक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है छद्म एकाण्विक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि दैट इज व्हेन वन ऑफ द रिएक्शन, जब कोई एक अभिक्रिया इन द रेट इक्वेशन अभिक्रिया दर में या अभिक्रिया समीकरण में इज प्रेजेंट उपस्थित है इन ग्रेट एक्सेस ओवर द अदर, एक दूसरे की तुलना में दूसरा एक अभिकारक की तुलना में जब दूसरा अभिकारक अधिक मात्रा में उपस्थित है उस मिक्सचर में, तो इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। देयर आर सर्कमस्टेंसेस वेयर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन माइट अपीयर इन एन एक्सपेरिमेंट। आप देख सकते हैं ऐसी परिस्थितियां जहां पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जब माइट अपीयर करते हैं, इन जब एक एक्सपेरिमेंट में करते हैं, तो टू बी फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अर्थात वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है छद्म एकाण्विक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इन्वर्जन ऑफ द सुक्रोज या केन सगर। हमको यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करना है, तो ये रिएक्शन नीचे आएगी आपकी स्क्रीन में भी किस प्रकार से हुआ है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना है, यहाँ पर देख सकते हैं सुक्रोज और जल को हमने कंबाइन किया हुआ है यहाँ पर एक एसिड की उपस्थिति में। तो इसी विलयन में हमने चीनी में जल मिलाया एक अम्ल की उपस्थिति में, इसको हम फर्मेंटेशन के तहत शर्करा से एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं, तब भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की समअणुक मात्राएं बनी, जिसको हम इन्वर्जन कहा, क्योंकि ये इन्वर्ट शुगर कहलाती है। इसकी मात्रा ग्लूकोज और फ्रक्टोज की समअणुक मात्रा इन्वर्ट शुगर कहलाती है। अब इसके बाद हम आगे चलते ही एक एग्जाम्पल हुआ, आप नोट करते चलें। और इसके बाद यूपी बोर्ड के बच्चों को बता दूं मैं कि ई बुक के तहत आपके पास और ये रिएक्शन इसी प्रकार से ई बुक के माध्यम से हिंदी मीडियम का पूरा सिलेबस आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कुछ चार्ज भी हो सकता है, आप उस चार्ज पर न जाए, बहुत कम चार्ज होगा, इसलिए ई बुक के माध्यम से आपको हिंदी मीडियम का पूरा नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। आप पेशेंस रखिए और पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला आता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये प्रदर्शित करता है आपके टेम्परेचर कोफिशिएंट को। जब ताप गुणांक की बात आएगी, हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ है विजुअल में आपको दिखाई दे रहा है T डिग्री और T+10 डिग्री। कहता है ताप बढ़ाने पर अपक्रिया वेग में होने वाली वृद्धि को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट टू टेम्परेचर। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट मतलब जो दर स्थिरांक है उसका जो अनुपात है किसी अभिक्रिया में टू टेम्परेचर डिफरेंग बाई 10 डिग्री, 10 डिग्री टेम्परेचर का दोनों में अंतर होगा, उसको क्या कहते हैं कि 10 डिग्री के अंतराल वाले दो तापों पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतराल वाले दो तापों पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहा जाता है। ताप गुणांक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जिनके ताप का अंतर 10 डिग्री हो। जैसे 35 डिग्री सेल्सियस हो गया तो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे बढ़ते इसी में क्या कहता है, आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। दोनों में यहाँ पर ए और बी काइनेटिक एनर्जी को शो किया है, दोनों की एनर्जी को इन्होंने दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से कार्य हो रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंस आ गया T+10 का और T डिग्री सेल्सियस जो भी आएगा आपका। तो यहाँ पर आपका ये क्या हुआ, आसानी से आप समझ सकते हैं। ताप बढ़ाए जाने पर अपक्रिया के वेग में होने वाली वृद्धि को ताप गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। ताप बढ़ाए जाने पर अपक्रिया के वेग में होने वाली वृद्धि को ताप गुणांक अर्थात टेम्परेचर कोफिशिएंट के रूप में व्यक्त करते हैं। बहुत आसान है,
कठिन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, विजुअल आ रहा है आपका पूरा, पूर्ण रूप से आप स्टे होकर के समझ सकते हैं विजुअल को। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही मैंने आपको पढ़ के बोल करके बताया है। आप फॉर्मूला जरूर पढ़ें, यूपी बोर्ड में पिछले 2 वर्षों में ये आ चुका है 2 बार, तो आप इस बात को ध्यान दें कि इसको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पर इफेक्टिव कोलाइजन एंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो पहले तो हमें समझना कोलाइजन फ्रिक्वेंसी क्या होती है। कोलाइजन फ्रिक्वेंसी को ए टोटल नंबर ऑफ द कोलाइजन टक्कर होती है जो पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम में, एक इकाई समय में इकाई आयतन में जो टक्करों की संख्या होती है उसको प्रदर्शित करते हैं। इफेक्टिव कोलाइजन कौन होते हैं? जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, अर्थात अभिकारक अणु आपस में टकराने के कारण ही रासायनिक अपक्रिया होती है। अभिकारक अणुओं के आपस में टकराने के कारण ही रासायनिक अपक्रिया होती है। रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती हैं। अब कुछ टक्करों प्रभावी होती है जिनके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं। यहाँ पर आप रेट ऑफ रिएक्शन को देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पे इफेक्टिव कोलाइजन का एक वीडियो भी देख सकते हैं। मैं बैक करता हूँ, आप फिर से देखिए एक बार। H2 और Cl2 आपस में कोलाइजन कर रहे हैं। किस प्रकार से H और Cl अलग अलग हुए हैं, इस प्रकार से अपक्रिया होती है। आप बहुत ध्यान से वीडियो को समझें, बड़ा आनंद आएगा आपको इसमें। जेड आपका कोलाइजन फ्रिक्वेंसी बता रहा है और फ्रैक्शन ऑफ द कोलाइजन बता रहा है जो प्रभावी टक्करों के लिए है। अब आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं पहले बता दूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को पढ़ने के लिए हमको रिक्वायरमेंट है किस बात की, कि एक एनर्जी बैरियर होता है। एनर्जी बैरियर क्या होता है कि प्रत्येक अणु के द्वारा होने वाली टक्कर प्रभावी नहीं होती है। अब कौन से अणु प्रभावी टक्कर करते हैं वो सुनो। प्रभावी टक्कर के लिए प्रत्येक अणु के पास एक निश्चित ऊर्जा का होना आवश्यक है, जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। देहलीज ऊर्जा कहा जाता है या देहली ऊर्जा कहते हैं। फिर से सुनेंगे, हमने पहले क्या बोला, सभी टक्करों के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है, सभी अणुओं के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि प्रभावी टक्करें कर सके। अच्छा, प्रभावी टक्करों के बाद ही उत्पाद बनना, तो कौन से अणु होते हैं जो प्रभावी टक्करें करते हैं? तो बताता है थ्रेशोल्ड में। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे यहाँ से डेफिनेशन को समझ सकते हैं, मैं इसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इसका अर्थ हुआ कि प्रभावी टक्कर के लिए प्रत्येक अणु के पास एक निश्चित ऊर्जा का होना आवश्यक है, जिसे दहलीज ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। इस प्रकार थ्रेशोल्ड एनर्जी के समान या उससे अधिक ऊर्जा वाले अणु ही प्रभावी टक्करें करके उत्पाद बनाते हैं। जिसके पास इतनी मिनिमम ऊर्जा हो, देहली ऊर्जा के बराबर या ज्यादा हो, वही प्रभावी टक्करें करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं किन के पास है किन के पास नहीं है। ये एग्जाम्पल आपको बहुत आसान कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा और सक्रिय संकर क्या होता है। तो सक्रियण ऊर्जा को समझ लेते हैं, क्या है सक्रियण ऊर्जा। आप पहले ग्राफ को समझ लीजिए, इसके बाद यहाँ पे देहली ऊर्जा के माइनस में क्या लिखा हुआ है कि एवरेज एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मैं बैक करता हूँ वहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं क्या बताया सक्रियण ऊर्जा क्या है। पहले समझ लें, हमने बताया प्रत्येक अपक्रिया के लिए एक ऊर्जा अवरोध होता है। उत्पाद केवल उसी स्थिति में ही बन सकता है जबकि अभिकारक के पास ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा हो। जब तक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी तब तक उत्पाद नहीं बनेंगे। वे अणु जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होती वही प्रभावी टक्कर करते हैं। इस प्रकार से बात समझ ली गई। यही कारण है कि हम किसी भी अपक्रिया को प्रारंभ करने तथा गति प्रदान करने के लिए वहां स्रोत से ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब समझते हैं, ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने के लिए ये सक्रियत ऊर्जा की परिभाषा बता रहा हूँ। सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी की, ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने के लिए, ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी देहलीज ऊर्जा से कम ऊर्जा युक्त अभिकारक अणुओं को जितनी और ऊर्जा लगती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अर्थात